नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की युवा पीढ़ी पर। जी हाँ। वो पीढ़ी जिससे ज़ैनसी कहते हैं, हम्म। मतलब जिनका जन्म हुआ है करीब 1997 से 2012 के बीच। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो बताते हैं कि ये पीढ़ी किन मुद्दों पर सोच रही है, क्या कर रही है। हम्म। तो आज कोशिश करेंगे इन स्रोतों के जरिए नेपाल की इस नई नस्ल को समझने की, उनकी नब्ज पकड़ने की। और शुरुआत करते हैं एक हालिया घटना से जो काफी चर्चा में रही, जब सरकार ने सोशल मीडिया पर, खासकर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ पाबंदियां लगाने की कोशिश की। तो उसका जो विरोध हुआ वो काफी जोरदार था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का मामला नहीं लगता, कुछ और था इसमें। क्या लगता है आपको, ये विरोध इतना मुखर क्यों हुआ? बिल्कुल, ये घटना बहुत अहम थी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मनोरंजन या कंटेंट शेयरिंग की बात नहीं थी। इन लेखों को देखें तो साफ लगता है कि युवा पीढ़ी ने इसे सीधे सीधे अपने अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले की तरह देखा। अच्छा। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ टाइम पास नहीं है, हम्म। ये अपनी बात रखने का, संगठित होने का, यहाँ तक कि जानकारी पाने का भी एक जरिया है। हम्म। तो जब इस पर रोक की बात आई तो जाहिर है प्रतिक्रिया तीखी होनी थी। हाँ, मतलब ये उनके लिए एक स्पेस है अपनी आवाज उठाने का। बिल्कुल। और वो इसे पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही की मांग से भी जोड़कर देख रहे थे। तो एक तरह से ये सरकार के लिए लिटमस टेस्ट जैसा बन गया कि वो कितना सुनने को तैयार है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। अगर हम इन स्रोतों को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। नेपाल की जेनजी अब राजनीतिक रूप से ज्यादा सजग हो रही है, ज्यादा मुखर हो रही है। हम्म। वो सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि सिस्टम में पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार खत्म हो, असल बदलाव आए। मतलब अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अब वो ठोस कार्रवाई देखना चाहती है, एक्शन। ये पीढ़ी सरकारों से काम करने की उम्मीद कर रही है, सिर्फ बयानबाजी की नहीं। और इसी मुखरता से जुड़ी एक और बात है जिसका जिक्र इन नोट्स में है, नेपो किड्स या नेपो बेबी। ऐसा लग रहा है कि युवा पीढ़ी राजनीतिक या जो शक्तिशाली परिवार हैं उनके बच्चों की लाइफस्टाइल पर, उनके अवसरों पर सवाल उठा रही है खुलकर। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेपो बेबी वाली जो बात है, ये सतही नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समाज में जो असमानता है, अवसरों की जो कमी है, उसके प्रति एक तरह का गुस्सा है, एक हताशा है। जैसा इन लेखों में भी इशारा किया गया है, नाराजगी इस बात पर है कि कैसे राजनीतिक असर, सत्ता, संसाधन, ये सब कुछ गिने चुने परिवारों तक ही सिमट कर रह गए हैं। मतलब मेरिट की जगह कनेक्शन हावी हैं। हाँ, ये बहस असल में योग्यता बनाम वंशवाद की है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी को सिर्फ अपने परिवार के नाम की वजह से आगे बढ़ने का हक मिलना चाहिए, जबकि दूसरे योग्य युवा संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोगों की आलोचना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी है कि भाई काबिलियत को मौका दो। बिल्कुल। और ये उसी व्यवस्थागत बदलाव की मांग से जुड़ जाता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ये युवा पीढ़ी सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं चाहती, वो जड़ पर चोट करना चाहती है। वो एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की कल्पना कर रही है जहां मौके सबके लिए हों। ये तो हुई राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता की बात, लेकिन इन स्रोतों में एक और बड़ा बदलाव दिख रहा है, करियर को लेकर, आर्थिक भविष्य को लेकर। एक जमाना था नेपाल में सरकारी नौकरी मतलब सब कुछ। क्या अब वो हवा बदल रही है? हाँ, ये बदलाव काफी अहम है और इसके संकेत इन लेखों में साफ मिलते हैं। वो जो पारंपरिक सोच थी ना कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है, वो अब कमजोर पड़ रही है। अच्छा। युवाओं का रुझान अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अपना कुछ शुरू करना, अपना बिजनेस खड़ा करना। मतलब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की सोच। हाँ, बिल्कुल। ये आकांक्षा दिखती है उनमें। ये बदलाव क्यों आया? क्या सरकारी नौकरियों में मौके कम हो गए हैं या ये पीढ़ी की सोच ही अलग है? दोनों बातें हो सकती हैं, पर शायद बड़ा कारण सोच का बदलना है। देखिए, ये पीढ़ी डिजिटल क्रांति के दौर में बड़ी हुई है, वैश्विक रुझानों से वाकिफ है। उन्हें दिख रहा है कि दुनिया भर में युवा कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। इंटरनेट ने रास्ते खोल दिए हैं। बिल्कुल। इंटरनेट ने उनके लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोला है। उन्हें लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। इसमें एक आत्मनिर्भर बनने की मजबूत चाहत दिखती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि अपना काम शुरू करना आसान तो नहीं होता। हाँ, रिस्क लेने की भूख निश्चित रूप से बढ़ी है,
पर यह भी सच है कि राह आसान नहीं है। इन लेखों में इस बात का भी जिक्र है कि स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, युवाओं को जरूरी स्किल सिखाने की जरूरत है। और इसके लिए शायद एजुकेशन सिस्टम और सरकारी नीतियों में भी बदलाव चाहिए। हाँ, और कुछ कोशिशें हो भी रही हैं ऐसा लगता है, पर जमीनी हकीकत ये है कि फंडिंग जुटाना, हाँ, पैसा, सही मेंटरशिप मिलना, गाइडेंस मिलना और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो इन नए उद्यमियों को सहारा दे सके, हाँ। ये अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। मतलब इरादा तो है पर अभी रास्ता लंबा है। बिल्कुल, दिशा सही है पर मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी काफी काम बाकी है। तो एक तरफ ये युवा अपनी आर्थिक राहें खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चुनौतियां भी हैं, लेकिन साथ ही इन स्रोतों से एक और पहलू उभर रहा है, वो है अपने आसपास के माहौल को लेकर उनकी चिंता, पर्यावरण। ये बिल्कुल सही है। नेपाल की जेन ज़ी पर्यावरण के मुद्दों को लेकर काफी जागरूक नजर आती है, और ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी-बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब लोकल इश्यूज पर भी ध्यान है। हाँ, बिल्कुल। इन लेखों में खास तौर पर काठमांडू घाटी में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर गहरी चिंता जताई गई है। उन्हें दिख रहा है कि कैसे खराब हवा उनकी सेहत पर असर डाल रही है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर। तो क्या ये सिर्फ चिंता है या ये किसी तरह की सक्रियता में भी बदल रही है? क्योंकि चिंता तो शायद पहले भी लोगों को रही होगी। यहीं पर फर्क नजर आता है। ये पीढ़ी सिर्फ चिंतित नहीं है, वो सक्रिय भी हो रही है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की बातें सुनते हुए बचपन गुजारा है, अब वो इसका असर सीधे महसूस कर रहे हैं। जैसे काठमांडू का धुंध या मौसम का बदलना। हाँ, बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे ये लेख भी इशारा करते हैं, कि ये जागरूकता अब मुखरता में बदल रही है, सक्रियता में बदल रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं, समाधान मांग रहे हैं, और लगता है भविष्य में इन मुद्दों को लेकर और संगठित तरीके से आवाज उठाएंगे। उनके लिए ये कोई दूर का मुद्दा नहीं है, ये उनके आज और कल से जुड़ा सवाल है। और अगर हम इन सभी धागों को जोड़ने की कोशिश करें, चाहे वो राजनीतिक जवाबदेही की मांग हो, हाँ, नेपो किड्स पर सवाल हो, अपना रास्ता बनाने की चाहत हो, या फिर पर्यावरण की चिंता, इन सब के बीच कोई कॉमन कड़ी दिखती है। मुझे तो लगता है वो डिजिटल दुनिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो इस पीढ़ी की जिंदगी का, उनकी सक्रियता का, उनकी अभिव्यक्ति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन लेखों से भी ये बात बार बार सामने आती है। सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल मंच सिर्फ दोस्तों से बात करने या वीडियो देखने के लिए नहीं है, वो विचारों को फैलाने का, लोगों को आंदोलनों के लिए जोड़ने का और यहाँ तक के बदलाव लाने का एक शक्तिशाली औजार बन गए हैं। ये तो हमने सोशल मीडिया बैन के विरोध में देखा ही, लेकिन क्या इसका कोई और पहलू भी है? आर्थिक पहलू शायद? हाँ, और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका दोहरी है। एक तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता का मंच है, जैसा हमने देखा जी। दूसरी तरफ ये आर्थिक अवसर भी पैदा कर रहा है। इन नोट्स में कंटेंट क्रिएटर्स का जिक्र है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का, डिजिटल फ्रीलांसिंग का, इन सब का उभार दिख रहा है। अच्छा, तो लोग इन प्लेटफॉर्म से कमा भी रहे हैं? बिल्कुल। युवा इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, बल्कि कमाई भी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वो सिर्फ कंटेंट के उपभोक्ता नहीं है, वो निर्माता भी है, डिजिटल इकोनॉमी के सक्रिय भागीदार भी हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल दुनिया उनकी राजनीतिक आवाज भी है और आर्थिक उम्मीद भी, एक तरह से। बिल्कुल। ये डिजिटल जुड़ाव नेपाल के जेन ज़ी की पहचान को, उनके सोचने के तरीके को और समाज पर उनके प्रभाव को गहराई से आकार दे रहा है। वो एक ही समय पर लोकल मुद्दों से भी जुड़े हैं और ग्लोबल डिजिटल कल्चर का हिस्सा भी हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि नेपाल की जेन ज़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो चुप बैठने वालों में से नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो राजनीतिक रूप से जागरूक है, सक्रिय है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सत्ता पर, समाज की खामियों पर, जैसे वो नेपोटिज्म वाली बात, हाँ, उस पर खुलकर सवाल उठा रही है। वो पुराने लीक से हट रही है, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे नए रास्ते तलाश रही है और इसके लिए सिस्टम में सुधार भी चाहती है। हाँ, वो अपने लोकल पर्यावरण को लेकर फिक्रमंद है, उसके लिए आवाज भी उठा रही है। सही। और इन सब में डिजिटल तकनीक एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रही है, एक एनेबलर का। एकदम सही संक्षेपण है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ दें तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जो नेपाल के भविष्य को सक्रिय रूप से गढ़ने में जुटी है। वो मौजूदा हालात से, मतलब यथास्थिति से, संतुष्ट नहीं है। वो बदलाव चाहती है और उस बदलाव को लाने के लिए
वो इस दौर के सबसे शक्तिशाली औजारों का यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। जैसा कि इन लेखों से स्पष्ट होता है, उनकी चिंताओं में लोकल मुद्दे भी हैं जैसे नेपोटिज्म, प्रदूषण और ग्लोबल ट्रेंड्स भी हैं जैसे डिजिटल कल्चर, क्लाइमेट चेंज, गिग इकोनॉमी। हाँ, दोनों का मिश्रण है। हाँ बिल्कुल, एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। वे वैश्विक नागरिक होने के साथ साथ अपनी जमीनी हकीकतों से भी गहरे जुड़े हुए हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि नेपाल की जेनजी सिर्फ भविष्य की उम्मीद नहीं है, वो वर्तमान में बदलाव लाने वाली एक सक्रिय शक्ति है। वो दर्शक दीर्घा में नहीं बैठी, वो मैदान में उतर चुकी है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय हर मोर्चे पर। बिल्कुल। और डिजिटल तकनीक उनकी इस सक्रियता का हथियार भी है और ढाल भी दे रही है। नेपो किड्स जैसी सामाजिक सच्चाइयों पर सवाल उठा रही हैं। इसका नेपाल के सामाजिक ताने बाने पर और राजनीतिक परिदृश्य पर आने वाले सालों में क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी उबाल है या ये गहरे और स्थायी बदलाव की आहट है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना लाजमी है।